पहुंचाया जाएगा। जैसे ही सिलेबस खत्म होता है आपके होम पे आपके होम डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है, पूरे फेयर का, ठीक है, बिना कुछ शुल्क के। शेयर और कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। ओ सदा नहीं रहा, देखिए जो ये चैप्टर बेस है कहाँ बतिया रहा है, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर बेस है कि बिहार के चंपारण में इसमें बताया जाएगा कि कैसे एक समय था जब क्या चंपारण में बहुत सारे दूर दूर से लोग यहाँ पे आके बसते थे। यहाँ की भूमि इतना उर्वर था कि लोग यहाँ पे आकर खेती करते थे। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए जो इसके राइटर हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में 2 मिनट नहीं 2-4 लाइन आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि किसी भी स्टोरी का जब शुरुआत होता है तो इस हिसाब से देखिए। बिहार के उत्तरी पश्चिमी कोण में चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी है। मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी कहते हैं जो चंपारण का क्या है जी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। चंपारण की जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है वो पुरानी भी है और क्या है, नई भी है। मतलब यहाँ पुराने जमाने में भी कुछ विकास हुआ था, आज भी विकास हो ही रहा है। मतलब दोनों जगह से क्या मिलता जुलता है। हिमालय की तलहटी में जंगलों की गोद में उतारकर मानो सैसों सुलभ और अंगों और मुस्कान वाली धरती ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। और जो चंपारण की धरती है ऐसा लग रहा है कि मानो कि लोगों को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा चंपारण की धरती को किसके द्वारा बताया जा रहा है, जगदीश चंद्र माथुर शुरुआत में लिखते। देखो ये राइटर है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आते हैं बिहार में और यहाँ से कुछ उनको सीखने को मिलता है, उसके बाद रचना कर देते। तो वही बोलते हैं कि चंपारण की भूमि ऐसी है क्या कि लोगों को कुछ यहाँ सिखा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं कुछ मिट गया है यहाँ पे, जंगली वृक्षों की भटकी सी पाते। मतलब क्या है, यहाँ नए नए खेत हैं, पैदावार है। मतलब यहाँ पे पैदावार ज़्यादा होता है, फसलों की अच्छी से खेती होती है। और क्या यहाँ पे जंगल में वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। चंपारण में पहले बहुत ज़्यादा घना वन हुआ करता था। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुल अंगुलियों ने जिसे परिहतमस्ता कर दिया है, तभी तो लाज से सिकुड़ी से इस नदियों में जलमात्र को रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है ये धाराएं, जो कभी वनश्री के ढके वक्ष स्थल में किलई रहती थी। मतलब जो शुरुआत में बताया जा रहा है कि ये शुरुआत की वही चंपारण भूमि है जहाँ पे इसकी भूमि इतना उर्वर हुआ करती थी कि क्या है, ये ट्रैक्टरों से आज भी यहाँ पे खेती होती है। मतलब आज भी यहाँ की भूमि उर्वर है, पहले भी उर्वर थी। आगे बढ़ते हैं। अब वे निकलती नहीं है, या तो लाज में गड़ी हुई निष्पंद सकरती रहती है, या फिर बरसात उन मैतवाला वीरंगनाओं की भांति प्रचंड नर्तन करती है। देखिए अभी आपको ये कम समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। मसान सिकराना पंडई भुजाएं फैलाकर उसी मानव के पुरुष ललकारती है जिससे उन्हें निर्वंश किया गया है। मतलब ये वही भूमि है जो कभी इतना ज़्यादा उर्वर होती थी, लेकिन आज इन्हीं के लोगों के द्वारा मतलब इस भूमि को निर्वंश कर दिया गया है। निर्वंश करने का अर्थ क्या है कि फसलों को काटा गया है, वृक्षों को काटा गया है। क्या कर रहा है ये, कहाँ से अब क्वेश्चन पूछने वाला आएगा, ध्यान देना। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से, ठीक है, उपदेश देने आया करते थे। मतलब कि जब 2500 वर्ष पहले की बात है कि गौतम बुद्ध कहाँ से आते थे जी, 2500 वर्ष पहले पटना से मतलब पाटलिपुत्रा से आते थे गौतम बुद्ध इस चंपारण में उपदेश देने। उसके बाद में क्या होता है जी, तब ये नदियाँ संयमित थी, घना जंगल था और वृक्षों की जड़ों में पानी रुका करता था। जब कौन आते थे जी, अच्छा गौतम बुद्ध, सॉरी फॉर डैट। जब गौतम बुद्ध इस चंपारण में पटना से चलकर आते थे उपदेश देने, तब यहाँ पे क्या बाढ़ आता था और यहाँ इतना घना जंगल था कि बाढ़ प्रचंड रूप से नहीं, मतलब बाढ़ किसी को खतरा नहीं पहुँचाता था। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन एक यही बनेगा कि गौतम बुद्ध कहाँ से आते थे चंपारण में जी, पाटलिपुत्र। कितना वर्ष पहले की बात है, 2500 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। बाढ़ आती थी पर इतना प्रचंड नहीं। मतलब बाढ़ उस समय भी आता था, किस समय, 2500 वर्ष पहले, लेकिन इतना प्रचंड नहीं। मतलब आजकल बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जा रहा है, ठीक है। पिछले 6-7 साल में महावन जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था वह कटता चला गया। जैसे
अनगिनत मूर्तियों का भंजन होता गया। मतलब आज से 600-700 वर्ष पहले तक लगभग क्या है, चंपारण का जो है, चंपारण से गंगा तक जो वन फैला हुआ था वो क्या हो गया है जी, कटता चला गया है। मतलब कस के वनों की कटाई हो रही है। आगे इसमें ये भी बताया गया है, ठीक है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्माधमानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसके कहने का तात्पर्य है कि जो एक मानव है वो मानव जाति के लिए ही जो वृक्ष लगाया गया है या फिर जो वनस्पतियां हैं वो मानव जाति के विकास के लिए ही है, लेकिन जो वही मानव जाति है उसको क्या, वृक्षों को, उसके जंगलों को काट रहा है। मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसके लिए वो पेड़ अच्छा काम करता है, जो जंगल अच्छा था वही उसके लिए क्या, मनुष्य वही उसको हानि पहुंचा रहा है। एक कहानी सुनी। यहाँ 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का शासक था। चंपारण में किस वंश का शासक था? कर्नाट वंश का शासक था, शासन था। कर्नाट, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर आगे कहते हैं 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक यहाँ कर्नाट वंश का शासन था। प्रथम राजा नागदेव चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की यात्रा पर आए और यहाँ फिर बस गए। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति का प्रदेश की बने। कितने लोग इतिहास की इस क्रिया में परिचित है? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, कर्नाट वंश के राजा कौन थे? हरि सिंह देव। ठीक है, कर्नाट वंश के राजा कौन थे जी? हरि सिंह देव। उनको 1325 में किसका सामना करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 में एक मुसलमान आक्रमणकारी, जो गयासुद्दीन तुगलक था वो मुसलमान ही था, मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। लाइट बंद करना है थोड़ा। ठीक है, हाँ, तो हरि सिंह देव को किसका सामना करना पड़ा था? कब? 1300। इसके पहले भी जब हम टोनी के बताए थे तो पढ़ाए थे ना कि 1325 में हरि सिंह और गयासुद्दीन का सामना होता है, वहां से पेड़ों की कटाई शुरू हो जाती है, आगे बताया जाएगा। ठीक है, विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। जो सामना होगा मतलब दोनों आदमी के बीच लड़ाई हो रहा था, तो जो विशाल सेना थी मतलब दोनों की सेना थी, कहाँ खड़ी थी जी? जंगल के आसपास खड़ी थी, जंगल के किनारे खड़ी थी। तोरा लगेगा तू क्या कर रहा है गधा? क्या तू चाह रहा है कि इसमें रिकॉर्ड हो? तो घुमा के गुरुतोरा को दिखा देंगे। हाँ, वायरल होना चाहता है अभी। चलो आगे आते हैं। हाँ, हरि सिंह का दुर्ग वन की गहराई से निष्फल छिपा हुआ था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद जाना पड़ा। मतलब जो जंगल था काफी क्या था जी? घना था, जिस कारण क्या दोनों जो सेनाएं थी, एक तरफ हरि सिंह की और दूसरी तरफ किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की, दोनों तरफ थी। आगे क्या होता है? सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ पड़ी। मतलब एक क्या सुल्तान जो उतरता है और अपने क्या एक तलवार निकालता है और पेड़ पे वार करता है, और जैसे ही पेड़ पे वार करता है क्या एक बिजली सी चमकती है। मतलब क्या सभी उसके जितना सेना थे अब सब पेड़ पे वार करना शुरू हो जाते हैं, और उसी समय क्या जंगल पूरा विनाश हो जाता है, जंगल को काट दिया जाता है। सैनिकों में हजारों तलवारें घने वन वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती गई। हरि सिंह का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भागना पड़ा। ठीक है, जो हरि सिंह थे यहाँ के शासक, चंपारण के शासक हरि सिंह थे, 1325 में किससे लड़ाई करते हैं? गयासुद्दीन तुगलक से। वह मुसलमान आक्रमणकारी था। जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो गयासुद्दीन तुगलक अपना तलवार निकालता है और क्या एक पेड़ पे आघात करता है, मतलब पेड़ पे वार करता है, और जैसे ही पेड़ पे वार करता है उसकी हजारों सेना
उस सभी जितना घना वन था सबको काट देता है और देखते ही देखते एक जो घना वन रहता है उसमें क्या हो जाता है, रास्ता बन जाता है। और रास्ता बनने के बाद जो हरि सिंह थे इनको मजबूरन जंगल छोड़कर भागना पड़ता है, मतलब ये हार जाते हैं और कहाँ जाना पड़ता है, नेपाल में जाना पड़ता है। तो ये पूरा स्टोरी है इस चंपारण की धरती की। इस चंपारण में इतना घना वन हुआ करते थे, जंगल हुआ करते थे उसकी। तो हरि सिंह देव को किसका सामना करना पड़ा था जी? हरि सिंह कहाँ के रहने वाले, कहाँ के शासक थे? चंपारण के रहने वाले थे, ठीक है, कर्नाट वंश के शासक थे। आगे आते हैं, तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटती ही आ रहे हैं। और उसी समय से मतलब 1325 से जब चंपारण की धरती का जो जंगल कटना शुरू हुआ, आज भी वो क्या हो रहा है, कट ही रहा है। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान, जहाँ बीज डालने पर ही क्या है, दरकार है। मतलब चंपारण की भूमि ऐसी है जहां मात्र बीज डालने की देरी है, मतलब आप बीज डालिए और आपका फसल तैयार है, इतना ज्यादा उपजाऊ हुआ करते थे। घने जंगलों की स्मृति में मानो पैदावार ललक उठती है। पैदावार ललक उठती है मतलब पैदावार बहुत ज्यादा होती है। कहाँ? वहाँ हाँ, मोतिहारी में, मतलब चंपारण में, ठीक है, और फॉर्म में आया है, ठीक है। वो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार से जंग के द्वारा खोले गए थे, अब तो हल और ट्रैक्टर की धरती के खजानों से अनावृत कर रहे हैं। मतलब क्या, वो 600-700 पहले तो तलवार से सब जंगल को काटा गया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, हल और ट्रैक्टर से सब कुछ साफ करके वहां पे खेती किया जा रहा है। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन मिश्रण है। मतलब यहाँ की जो धरती के निवासी हैं वो प्राचीन और नवीन मिश्रण क्या है, मतलब पुराने भी कुछ लोग हैं, नए भी कुछ लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए, हाँ, ये कहना नहीं पड़ेगा यूट्यूब वाले, ठीक है। और सबसे बड़ी खास बात है कि जैसे ही इसका चैप्टर खत्म होता है, इस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। इस व्हाट्सएप नंबर को आपको क्या, हर पीडीएफ पहुंचाया जाएगा। जैसे ही सिलेबस खत्म होता है आपके होम पे, आपके होम डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है, पूरे फेयर का, ठीक है, बिना कुछ शुल्क के, बिल्कुल फ्री में डिलीवर किया जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए भी आपको भी कुछ करना है, पैसा नहीं पे करना है, बल्कि क्या, हमको सपोर्ट करना है। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आते हैं, क्या है जी, समझो। जान पड़ता है आदिकाल से आने जाने वाले तांता बंधा रहा है। मतलब आदिकाल मतलब पुराने जमाने से ही चंपारण में क्या लोग आते जाते रहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगड़ जातियां यहाँ आकर बसी। थारू और धांगड़ कहाँ आकर बसी जी? हाँ, चंपारण में। ठीक ठीक है। थारू और धांगड़ जनजाति कहाँ आकर निवास की? चंपारण की धरती पर आकर निवास करती है। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत हैं। मतलब थारू कहाँ से आए इसके अनेक मत हैं, सब कोई अलग अलग बोलता है। वे लोग अपने आप को आदिवासी नहीं मानते थे। देखो, थारू लोग दूसरे जगह से आकर बस गए थे, लेकिन अपने आप को क्या नहीं मानते थे? आदिवासी नहीं मानते थे। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकालना मानते हैं। थारू शब्द कहाँ से है जी? थार। थारू शब्द थार से निकला है, और थार वही मतलब क्या, राजस्थान वाला, और राजस्थान वही थार मरुस्थल जिसे बोलते हैं। तो थारू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? थार से। थारू शब्द की थार से, और थार का संबंध है राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। जो धांगड़ थे तो थारू हो गया, और अगला है कि धांगड़। धांगड़ को कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया नील की खेती के सिलसिले में। तो धांगड़ को किसके लिए लाया गया? नील की खेती। कहाँ लाया गया? चंपारण में। मतलब चंपारण में नील की खेती हो रही थी, इस कारण धांगड़ को 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ पे लाया गया। आगे बढ़ते हैं। वे लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए हैं।
धांगड़ कहाँ से आए थे? दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार के आदिवासी के वंशज हैं, ऐसा धांगड़ों का वो आया है। मतलब धांगड़ कहाँ से आए हैं? दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से आए हैं। ठीक है। आदिवासी थी उरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। ठीक है, ये लोग ओरांव, लोहार इस टाइप के वंशज है। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में भाड़े का मजदूर होता है। धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है जी? किस भाषा में? ओरांव भाषा में। बोर्ड तो साफ है नहीं है। ठीक है, ओरांव, ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का क्या अर्थ है? भाड़े का मजदूर। ठीक है, ओरांव भाषा में धांगड़ शब्द का अर्थ है क्या जी? भाड़े का मजदूर। आओ आगे बढ़ते हैं। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है जब नील की खेती पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा यहाँ आए और उनके बाद वर्षों तक उनके गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। मतलब क्या है जी? जब धांगड़ लोग को छोटा नागपुर पठार से यहाँ पे लाया जाता है और लाने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे बहुत दिनों तक इनसे काम कराया जाता है। किससे? धांगड़ से। ठीक है, टाइम देखो था। ठीक है, हाँ समझो क्वेश्चन क्या होगा। धांगड़ शब्द कहाँ, धांगड़ लोग कहाँ से आए थे? हाँ, धांगड़ लोग आए थे बिहार के छोटा नागपुर पठार से। क्यों लाया गया था? नील की खेती के सिलसिले में। अब आता है कि थार लोग कहाँ से आए, सॉरी थारू कहाँ से आए थे? तो थारू की उत्पत्ति थार से हुई है और ऐसा माना जाता है कि थार क्या राजस्थान से संबंध रखता है। आपस में धांगड़ मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं और दूसरे से भोजपुरी और मधेसी भाषा में। मतलब जो धांगड़ लोग हैं किस भाषा में बात करते थे जी? ठीक है, ओरांव में। इसके अलावा भोजपुरी में भी बात करते थे क्योंकि बिहार में आए तो भोजपुरी बोलना पड़ेगा। दक्षिण बिहार के गया जिले से भूइयाँ लोग भी इसी भांति नील की खेती के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के लोग हैं। आप मुसहर बिहार से यदि हैं तो मुसहर को जानते होंगे। मतलब मुसहर लोगों को भी क्या नील की खेती के सिलसिले में लाया गया था। हाँ, इस कर्मठ मजदूरों से नील की कोठियों में साहब दासों की भांति काम लेते थे, परंतु संपदा में भागी से, ठीक है, ये कभी ना बन पाए। मतलब इनसे खेती करवाई जाती थी लेकिन इनको कुछ अच्छा खासा लाभ नहीं मिल पाता था। तो आज की इस क्लास में यहीं तक है। देखो आज की क्लास में क्या हुआ कि शुरुआत हुआ है कि इसमें चंपारण में पहले 2500 वर्ष पहले बहुत घना जंगल हुआ करता था उस समय। ठीक है, उस समय पाटलिपुत्रा से चलकर कौन आते थे? गौतम बुद्ध यहाँ उपदेश देने आते थे। उस समय बाढ़ आता था लेकिन इतना ज़्यादा भयानक नहीं आता था। क्यों? क्योंकि यहाँ घना जंगल हुआ करता था। अब देखो जंगल से थी बाढ़ का क्या संबंध है? तो ये है कि जब देखता होगा कि जो जंगल मोटा रहेगा, ज़्यादा घना रहेगा, तो जो पानी आएगा तो उसमें अड़ेगा। लेकिन जब पेड़ को काट दिया जाएगा तो जितना पानी आएगा वो ग्रामीण इलाकों में पहुंच सकता है। इस कारण आज बाढ़ जो भयानक रूप से आता है। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे बहुत जगहों से लोग आते थे जिसमें स्पेशल थारू और धांगड़ हैं। थारू लोग को बताया जाता है कि उनकी उत्पत्ति थार से हुई है और थार के यहाँ थार मरुस्थल मतलब राजस्थान से संबंध रखते हैं। उसके बाद आया है धांगड़। धांगड़ शब्द को बताया जाता है कि क्या ये बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। और क्यों लाए गए थे? तो नील की खेती के लिए लाए गए थे। उसके बाद में यहाँ पे होता है कि उनसे खेती काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है लेकिन अच्छा खासा उनको लाभ मिलता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा धांगड़ की और थारुओं की कुछ अपनी स्पेशल कला भी है जो आगे की क्लास में बताई जाएगी। बहुत सारी इनकी धांगड़ की कलाएं हैं, थारुओं की कलाएं हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास कल। बहुत जगहों पे